हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन की। बहुत ही प्यारा सा स्कोरिंग चैप्टर है। शुरुआत करते हैं। देखो यार, तुम्हें पता है हम ह्यूमन बॉडी की बात कर रहे हैं और अपन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेल्यूलर में भी तुम्हें यार हम ट्रिलियंस ऑफ सेल के मालिक हैं। अब हमारी प्यारी सी सेल्स क्या मांगती हैं? सिर्फ इतना सा मांगती हैं कि भाई मुझे टाइम टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट सामान भिजवा दो, जैसे कि न्यूट्रिएंट है, ऑक्सीजन है, अदर सब्सटेंसेस है, टाइम पे भिजवा दो। और मैं जो कचरा प्रोड्यूस कर रही हूँ जैसे CO2 है, वेस्ट है, ये सब टाइम पे मुझसे ले जाओ। इन शॉर्ट एक डिलीवरी बॉय दे दो यार मुझे, जो टाइम पे सामान दे जाए और जो टाइम पे सामान या कचरा ले जाए। तो बॉडी को भी लगा यार ज़रूरी है, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं एफिशिएंटली काम कर सकूँ तो मुझे एक ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो हमारी बॉडी ने दो बंदों को, दो डिलीवरी बॉयज़ को अपॉइंट किया। जो मेन डिलीवरी बॉय है वो है ब्लड, और एक छोटू सा जो आसपास का डिलीवरी बॉय है वो है लिम्फ। ठीक है, यह हमारी बॉडी की बात हो रही है। बॉडी टू बॉडी, जैसा ऑर्गेनिज्म का बॉडी है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग सिस्टम्स डिराइव हुए। जैसे अगर मैं बात करूँ छोटे ऑर्गेनिज्म में, जैसे स्पॉन्जेस हो गए, सिलेंट्रेट्स हो गए, वो तो बहुत ही छोटे ऑर्गेनिज्म है। उनने कहा यार इतना लोड क्या लेना, सिंपल बॉडी है, बॉडी में छेद ही तो छेद हैं खूब सारे, छेद से पानी एंटर कराओ और उस पानी की एंट्री से ही हमारा तो काम हो जाएगा। लो जी, ये सिंपल ऑर्गेनिज्म थे। पर सबका काम ऐसा तो हो नहीं सकता, तो हमारी बॉडी ने एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम डिराइव किया जिसे हम पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में। देखो ये पढ़ते हैं हम फटाक से, पहला पैराग्राफ देखो क्या लिख रहा है। जितने भी लिविंग सेल हैं दे हैव टू बी प्रोवाइडेड विद न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंसेज। एट द सेम टाइम वेस्ट एंड हार्मफुल सब्सटेंसेज जो प्रोड्यूस हुए हैं उनको कंटिन्यूसली रिमूव करना ज़रूरी है ताकि तुम्हारी बॉडी की हेल्दी फंक्शनिंग हो सके। ठीक, इसके लिए वी नीड अ एफिशिएंट सिस्टम, ताकि इन सब्सटेंसेज का मूवमेंट सेल से सेल तक और सेल से दोनों हो सके। अब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स ने अलग अलग चीज़ें इवॉल्व की हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उनकी बॉडी कॉम्पोजिशन डिफरेंट है, मतलब बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी डिफरेंट है। तो स्पॉन्जेस हैं, सिलेंट्रेट्स हैं, इन्होंने सिंपली वाटर को सर्कुलेट किया अपनी सराउंडिंग से, अपनी बॉडी कैविटी में एंटर कराया और उसी से ही एक्सचेंज करा दिया सेल्स में। बहुत सिंपल तरीका हो गया। पर जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है दे हैव स्पेशल फ्लूइड जो कि ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, जिसमें से ब्लड मोस्ट कॉमन होता है ज़्यादातर हायर ऑर्गेनिज्म में। इसके अलावा हमें लिम्फ भी पढ़ने को मिलेगा जो कि ब्लड का छोटा भाई है। चले, लिम्फ को हम टिश्यू फ्लूइड भी बोलते हैं। अब आते हैं हम सबसे पहले ब्लड पे। बेटा ब्लड जो होता है ना, इट्स ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। अब याद करो, ये स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू के साथ साथ फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू भी था। तुम्हें याद है, तुमने टिश्यू चैप्टर में पढ़ा होगा कि ये फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। क्यों होते हैं भाई? कनेक्टिव टिश्यू कहता है अगर ब्लड भाई तुझे मेरा पार्ट बनना है तो तुझे तीन चीज़ें करनी पड़ेंगी। वो बोलता है बोल क्या करना है। पहली बात, तुम्हारी सेल को डिवाइड करना आना चाहिए। ब्लड कहता है नहीं करना मैंने डिवाइड, जब हक क्यों? क्योंकि एक बोन है, उस बोन के अंदर बोन मैरो है जिसे हम रेड बोन मैरो बोल रहे हैं, वो बना के भेज देगा मुझे सेल, तो मैं क्यों डिवाइड करूँ, भाग यहाँ से। ठीक। सेकंड बोलता है यार तुम्हारा जो मैट्रिक्स है ना उसमें फाइबर होना चाहिए। ब्लड कहता है जा नहीं रख रहा फाइबर, क्या कर लेगा मेरा, मेरे को नहीं चाहिए फाइबर। तो जो कनेक्टिव टिश्यू कहता है मजाक हो रहा है, 2 पॉइंट अभी बोले, दोनों पॉइंट रिजेक्ट कर दिए, चलो लास्ट बोल के देखता हूँ क्या पता ये मान ले। ये कहता है भाई जो तेरा मैट्रिक्स है ना, उस मैट्रिक्स में जो मैट्रिक्स है उसको तेरी सेल बनाएंगी। वो कह रहा है जब मेरी सेल डिवाइड नहीं करना चाहती तो मेरी सेल घुइयाँ मैट्रिक्स बनाएगी, भाग यहाँ से। वो भी नहीं बनाए, अब क्या करेगा? कनेक्टिव टिश्यू कहता है यार बड़ा नखरे कर रहा है, पर क्या करें, इतना इंपॉर्टेंट आदमी है, इतना ज़रूरी काम कर रहा है, तो चल मैं तुझे कनेक्टिव टिश्यू तो बोल दूंगा पर मैं तुझे क्या बोलूँगा, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। याद रखना ये बात। अब ब्लड में बेटा क्या क्या होता है, तुम मैट्रिक्स पढ़ोगे, प्लाज्मा पढ़ोगे एंड फॉर्म्ड एलिमेंट पढ़ोगे। अब देखो सिंपली सी बात है, तुम ब्लड को क्या करो, मान के चलो जैसे मेल होता है ना, हम मान लेते हैं कि मेल के अंदर अराउंड 5 से 6 लीटर होता है एंड फीमेल के अंदर अराउंड 4 to 5 लीटर होता है। अब ये क्या यार, ये तो गलत है, फीमेल और मेल में भेदभाव। या सिंपल सी बात है, बॉडी कॉम्पोजिशन। तुम याद करो ज़्यादातर मेल की बॉडी हट्टे कट्टे होते हैं यार, फीमेल छोटी सी होती है, कंपैरेटिवली नाजुक सी। पर इमेजिन करो एक नॉर्मल सा लड़का है, उसके सामने मोटी सी बहुत थर्ड क्लास आंटी जी आ जाए चुगलीखोर, तो वो आंटी जी तो भाई बहुत मोटी हैं और बहुत बड़ी हैं, तो उनका ब्लड उनके अकॉर्डिंग होगा। तो एक्चुअली में ये बॉडी कॉम्पोजिशन के अकॉर्डिंग होता है। इन जनरल मेल बड़े होते हैं, फीमेल छोटे होते हैं, फीमेल छोटी होती है। चलो, तो ब्लड जो है इसको मैंने जितना भी है, इमेजिन करो तुम्हारे अंदर 5 लीटर ब्लड है, उस 5 लीटर ब्लड को मैंने तुम्हारी बॉडी का क्या मान लिया, 100%। तो मैंने जब उसको डिवाइड किया तो मुझे पता चला कि भाई तुम्हारी ब्लड में एक है प्लाज्मा और एक है ब्लड सेल्स, और वो भी डिवाइडेड है, ये 55% है, ये 45% है। ठीक है भाई। अब प्लाज्मा के अंदर क्या है,
तुम्हारी बॉडी का ये 55% प्लाज्मा तुम्हारा टोटल परसेंट है, तो ये मैं मान सकती हूँ ये तुम्हारी बॉडी का टोटल 100% है। बात समझने की कोशिश करो, 55 ही तुम्हारे पास टोटल है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो जो 55 है वो तुम्हारा 100% प्लाज्मा है। उस प्लाज्मा में भी तुम्हारे पास दो चीज़ें हैं। देखो 90 से 92% तो भाई लोगों तुम्हारे पास पानी ही है, बचा कितना 8 से 10%, उसके अंदर अलग अलग चीज़ें। अब मैं पहले तुम्हें चैप्टर वाइज याद कराता हूँ, फिर मैं डिवाइड करूँगी कौन ऑर्गेनिक है कौन इनऑर्गेनिक है। यार जब तुम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हो तो तुम पहला चैप्टर डाइजेशन पढ़ते हो, और उस डाइजेशन में याद करो तुम हमेशा डाइजेस्ट करके क्या डालते हो ब्लड में, न्यूट्रिएंट डाल दो जी यहाँ पे। सेकंड चैप्टर तुम क्या पढ़ते हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में तुम गैसेज O2 CO2 की बात करते हो, कहाँ डालते हो तुम बार बार, ब्लड में। तीसरा आ जाओ, तीसरा चैप्टर तुम पढ़ते हो ट्रांसपोर्टेशन। कह रहे भाई मैं तो खुद ही हूँ यार, मैं खुद को खुद में कैसे डालूँ, चलो जी इसको हटा दो। नेक्स्ट चैप्टर आप पढ़ते हो एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसके अंदर आप पढ़ते हो यूरिया, याद आ रहा है, जो कि हमारी बॉडी का मेन नाइट्रोजनस वेस्ट है, कहाँ डालते हो, ब्लड में। आ जाओ जी नेक्स्ट चैप्टर आप क्या पढ़ने वाले हो, नर्वस सिस्टम पढ़ोगे। नर्वस सिस्टम कहते हैं मेरे को तुझसे कोई लेना देना नहीं, भाग यहाँ से, ठीक। उसके बाद तुम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हो एंडोक्राइन सिस्टम, जिसके तुम क्या डालते हो, हॉर्मोन्स ब्लड में। तो बेटा ये चैप्टर वाइज डिवाइड कर दिया तुमने। अब देखो न्यूट्रिएंट जो है वो क्या होंगे, ऑर्गेनिक। गैसेस क्या होंगी, इनऑर्गेनिक। यूरिया क्या होगा, ऑर्गेनिक। हार्मोन क्या होगा, ऑर्गेनिक। हो गया यार। इसके अलावा तुम्हें क्या क्या मिल सकता है बेटा, इसके अलावा इनऑर्गेनिक में तुम्हें गैसेस के सिवा आयन्स मिल सकते हैं। याद करो तुम्हारे पास कितने सारे आयन्स हैं, सोडियम है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, क्लोराइड है, एंड सो ऑन। इन्हीं आयंस को जोड़ जाड़ के क्या बन जाते हैं, सॉल्ट, जैसे कि NaCl वगैरह। तो ये सारा कौन से पार्ट में आ जाएगा, इनऑर्गेनिक। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ ऑर्गेनिक की, तो बेटा ऑर्गेनिक में इन सब चीज़ों के अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है प्रोटीन। प्रोटीन जो है हमारे प्लाज्मा में 4 टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। याद करो, एक तुमने नाम सुन रखा है एल्ब्यूमिन। बेटा एल्ब्यूमिन जो होता है ना वो ऑस्मोटिक बैलेंस बनाता है। इसके अलावा तुमने नाम सुना है ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन जो होता है ना वो आपके डिफेंस मैकेनिज्म में जुड़ा हुआ है। याद करो इम्यूनोग्लोबिन तुम बोलते हो ना, वो ग्लोब्यूलिन ही तो है, जो कि आपके डिफेंस मैकेनिज्म का पार्ट है। इसके अलावा नेक्स्ट 2 बंदे जो होते हैं, एक होता है फाइब्रिनोजिन और एक होता है प्रोथ्रोम्बिन। भाई साहब ये दोनों ही इनएक्टिव फॉर्म है, याद कर लो। जहाँ कहीं भी नोजिन आ जाए एंड जहाँ कहीं भी प्रो आ जाए, यानी कि ये इनएक्टिव फॉर्म है। और ये दोनों इनएक्टिव फॉर्म आपको किस में मिलेंगी, जब आप ब्लड क्लॉटिंग करोगे। आओ रीड करते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा बेटा स्ट्रॉ कलर्ड, यानी कि इसमें बेटा देखो बेसिकली इसमें RBC नहीं है ना, तो अगर मैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स या ब्लड सेल्स को हटा दूँ ना, अगर इमेजिन करो मैं तुम्हारा ये ब्लड सैंपल लिया, ठीक है, ब्लड सैंपल को मैं सेपरेट कर दूँ, तो जब मैं सेपरेट करूँगी तो मुझे सेंट्रीफ्यूज करना पड़ेगा। अब सेंट्रीफ्यूज क्या होता है, सिंपली एक डिवाइस होती है जिसमें मैंने टेस्ट ट्यूब डाल के, जैसे ये बड़ा सा डिवाइस होती है, इसमें ऐसे होल्स होते हैं, इसमें आप अपने टेस्ट ट्यूब फंसा देते हो। उसको काफ़ी, जैसे तुम अपने घर में मिक्सी चलाते हो ना, वैसे मस्त घर करके बहुत स्पीड में चलती है। इतना स्पीड में चलती है कि पूरा ब्लड सेपरेट हो जाता है, ऊपर ही ऊपर आ जाता है आपका प्लाज्मा। बीच में एक छोटी सी लेयर बनती है जिसमें आ जाते हैं आपके WBC एंड प्लेटलेट, और नीचे नीचे आ जाते हैं आपके RBC। तो इस तरीके से आपका ब्लड डिवाइड हो जाता है। तो क्योंकि RBC हट गया तो रेड कलर हट गया, इसलिए आपका प्लाज्मा कैसा दिखेगा, स्ट्रॉ कलर। विस्कस, भाई जो पानी है, पानी कितना मस्त बहता है। जैसे जैसे दूसरी चीज़ें लेके आओगे, कंपैरेटिवली पानी के कंपैरिजन में कम बहती हैं। तो जैसे तुम्हारा ब्लड है, पानी की स्पीड से तो नहीं बह सकता, तो ये विस्कस होता है, विस्कोसिटी इसकी ज़्यादा होती है। नियरली 55% प्लाज्मा होता है ब्लड के अंदर, जिसमें 90 से 92% क्या होता है, वाटर। इसके अलावा प्रोटीन होते हैं जो कि मेजर पार्ट होते हैं, 6 से 8% होते हैं। फाइब्रिनोजिन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन जो है वो मेजर प्रोटीन्स हैं। याद करो फाइब्रिनोजिन जो अभी मैंने बताया इनएक्टिव फॉर्म में, इसको क्लॉटिंग के लिए यानी कि कोआगुलेशन ऑफ ब्लड के लिए रिक्वायरमेंट होगी। ग्लोब्यूलिन आपके डिफेंस मैकेनिज्म में इन्वॉल्व है। एल्ब्यूमिन भाई साहब आपके ऑस्मोटिक बैलेंस बनाते हैं। ऑस्मोटिक बैलेंस क्या होता है भाई, जो आपका ब्लड है ना, ब्लड में कितना नमक होना चाहिए, यानी कि सॉल्ट होना चाहिए, कितने आयन्स होने चाहिए, कितना वाटर होना चाहिए, इसका एक बैलेंस है ना। तो तुम इमेजिन कर लो एल्ब्यूमिन एकदम तराजू लेके बैठता है कि भाई इतना इतना है या नहीं है, अगर कुछ भी गड़बड़ है तो निकाल के बाहर फेंक दो, ठीक। नेक्स्ट आओ, प्लाज्मा में कुछ स्मॉल अमाउंट में मिनरल यानी कि आयंस, जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड वगैरह भी होते हैं। इसके अलावा याद करो तुमने न्यूट्रिएंट बोले ना, तो ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड्स, ये भी प्रेजेंट है, बट ये हमेशा ट्रांजिट स्टेट में होता है, एक्सचेंज वगैरह चलता रहता है। उसके अलावा वी हैव फैक्टर्स फॉर कोआगुलेशन या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। बेटा ये लाइन के यहाँ पर प्रोथ्रोम्बिन की बात हो रही है, क्योंकि ये भी आपके प्लाज्मा में ही प्रेजेंट है। इस प्रेजेंट इन प्लाज्मा, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में ही है। अच्छा अब मज़ेदार बात सुनो, याद करो ये तुम्हारे पास प्लाज्मा है, ठीक। इस प्लाज्मा में से अगर मैं, देखो ये इंटरेस्टिंग लाइन तुम याद करना, अगर मैं तुम्हारा ब्लड लूँ
और उसमें से सारे ब्लड सेल्स माइनस कर दूँ, सारे ब्लड सेल्स हटा दूँ, तो आपके पास आ जाएगा प्लाज्मा। अब अगर इमेजिन करो मैं तुम्हारा प्लाज्मा लूँ और उसमें से सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स हटा दूँ, कौन है क्लॉटिंग फैक्टर्स, फाइब्रिनोजन है, प्रोथ्रोम्बिन है, इन सबको हटा दूँ, तो आपके पास जो निकल के आएगा दैट इज सीरम। ये लिवॉन का सीरम नहीं है, ये सीरम है, ठीक, याद करो। सीरम कई बार डॉक्टर लिखते भी हैं कि भाई तुम्हारा सीरम टेस्ट करा लेना, ये चीज़ें करा लेना, तो वो सीरम जो बात कर रहे हैं ना वो प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर हटाने के बाद आता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट। भाई फॉर्म्ड एलिमेंट कुछ नहीं, तुम्हारी ब्लड सेल्स ही हैं, ब्लड सेल का दूसरा नाम फॉर्म्ड एलिमेंट भी होता है, जो कि आपके ब्लड का कितना परसेंट है, 45%। कौन कौन सी ब्लड सेल्स होती हैं तुम्हारे पास, इरिथ्रोसाइट बोले तो आरबीसी, ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट, जो आपकी कॉमन फॉर्म्ड एलिमेंट है, 45% आपका कंप्राइज करिए। अब बेटा जो इरिथ्रोसाइट एंड रेड ब्लड सेल्स होती है ना, ये आपके ब्लड की मोस्ट अबंडेंट होती है, सबसे ज़्यादा होती है। याद करो अगर मैं सीरीज़ में जमाऊँ ना तो सबसे ज़्यादा होगी आरबीसी, फिर होगी आपकी प्लेटलेट एंड देन होगी आपकी डब्ल्यूबीसी। कितना है तुम्हारे पास, अराउंड 5 से 5.5 मिलियन आरबीसी है पर क्यूबिक एमएम। ये जो यूनिट है ना इसको हम पढ़ते हैं पर क्यूबिक एमएम, ठीक। आरबीसी तुम्हारी कहाँ बनती है, मैं बार बार बता चुकी हूँ कि आपकी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट तीनों ही आपके बोन के अंदर बोन मैरो यानी कि रेड बोन मैरो में बनती हैं। अब देखो आरबीसी जो है ना उसको बचपन से पता है कि भाई मेरा काम है ना, मुझे आगे जाके बड़े होके सिर्फ एक ही काम करना है कि मैं अंदर खूब सारा एक पिगमेंट भरूंगा, हीमोग्लोबिन, और उस हीमोग्लोबिन से मैं ऑक्सीजन पकड़ पकड़ के मेरी बेचारी प्यारी प्यारी सेल्स को ऑक्सीजन पहुंचाऊंगा। तो ऐसा करने के लिए बेचारे ने अपने अंदर जो न्यूक्लियस था उसको लगा यार जगह घेर लेगा न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस को हटा दो, क्योंकि अगर न्यूक्लियस होगा तो काफ़ी जगह घिरेगी। तो ये न्यूक्लियस से डिवाइड होते हैं, क्यों, क्योंकि अगर न्यूक्लियस होता तो जगह घेरता, इसलिए इन्होंने उसको हटा के फेंक दिया, सो दैट ये अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन भर सके, ठीक। तो आगे की लाइन यही कह रही है, दे आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, ज़्यादातर मैमल्स में नहीं होता, एंड ये बाई कॉन्केव इन शेप होता है। आप इसका साइड व्यू देखो ना तो ऐसा मस्त डम्बल जैसा दिखता है, बाई कॉन्केव इन शेप, ठीक। अब भाई इनके अंदर एक रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, प्रोटीन होता है जो कि पिगमेंट है, जिसे हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। फुल ठूस के इन्होंने हीमोग्लोबिन भर रखा है, और ऐसा करने के लिए इन्होंने क्या क्या हटाया था भाई, न्यूक्लियस भी हटा देते हैं, बेटा याद करना है इसके अंदर सेल ऑर्गेनल भी हटा देते हैं। और तुम्हें पता है मजाक की बात क्या होती है, सेल ऑर्गेनल में एक ऑर्गेनल आता है माइटोकॉन्ड्रिया। पूरी बॉडी की सेल्स ऑक्सीजन को माइटोकॉन्ड्रिया से ही यूटिलाइज करके, तुम याद करो 38 एटीपी बनाती है एरोबिक रेस्पिरेशन करने के लिए। बेचारा ये दानवीर सबको ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए खुद एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, क्योंकि इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। ये मज़ेदार बात याद रखना, ठीक है। तो दूसरों की भलाई करने के लिए त्याग तो करना ही पड़ता है, याद करो तुमने ये एवेंजर्स से भी सीखा होगा, है ना। चलो तो भाई अगर मैं हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को बताऊँ ना, तो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि जैसे बीच में ना आयरन बैठा होता है, ऐसे आयरन बीच में राजा जी बन के बैठा होता है, लाइक दिस, आयरन 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 +2 की स्टेट में होता है, याद रखना +2 आयरन की स्टेट। इसके बाहर होती है ग्लोबीन्स की चेन, ये ऐसे ग्लोबीन्स की चेन, या मैं ऐसे बनाने की जगह ऐसे बना देती हूँ, ये होती है ग्लोबीन्स की चेन। तो बेटा ये जो ग्लोबीन है ये प्रोटीन इन नेचर है, तो कुछ इस तरीके से इसका अरेंजमेंट हुआ कि बीच में आयरन आके बैठा है, तो हम इसको बोलते हैं आयरन पोरफायरिन रिंग, इसे हम बोलते हैं आयरन पोरफायरिन रिंग। और इससे क्या निकले हुए 4 प्रोटीन के डंडे, जिन्हें हम बोल रहे हैं ग्लोबीन चेन। बेटा इन्हीं ग्लोबीन चेन से आके आपके जैसे ऑक्सीजन अगर बाइंड हो गई तो ये 4 हाथ हैं और 4 हाथ से ऑक्सीजन बाइंड हो गई, तो एक हीमोग्लोबिन आपका एक्चुअली में कितने ऑक्सीजन बाइंड कर सकता है, 4 ऑक्सीजन। और बेटा जब ये ऑक्सीजन बाइंड हो जाते हैं ना तो इस स्टेट को हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। पढ़ें आ जाओ, यही लिख रहा है हमारे पास एवरेज। देखो तुम्हारे पास एवरेज अगर 5000 ml ब्लड है, समझ रहे हो तो मेरी बात, 5 लीटर को मैं 5000 ml भी तो लिख सकती हूँ। तो अगर तुम्हारे पास इतना ब्लड है तो उसमें से 12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है पर 100 ml। तो तुम टोटल कर सकते हो कि अगर 100 ml में 12 से 16 ग्राम होना चाहिए तो 5000 ml में कितना होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इनका, क्यों भाई, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं रेस्पिरेटरी गैसेस, ऑक्सीजन को भी लेकर आते हैं, CO2 की भी बांध लेते हैं खुद से, और गंदी सिचुएशन में तो भाई कार्बन मोनोऑक्साइड को भी बांध लेते हैं। चलिए एवरेज लाइफ इनकी 120 डेज होती है, जिसके बाद दे आर डिस्ट्रॉयड इन स्प्लीन, जिसको हम ग्रेवयार्ड बोलते हैं। तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या ऐसा होता है 120 दिन बाद डॉट स्प्लीन में जाते हैं और स्प्लीन यमराज की तरह आरबीसी को रोक लेता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। जैसे जैसे तुम्हें पता है ना ये हमारी बॉडी की कैपिलरीज से भी पास होती हैं, तो आरबीसी की जो ऊपर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना वो घिसती जाती है। तो अराउंड 120 डेज तक आते आते उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरी घिस चुकी होती है। दैट इज़ वाई जब वो स्प्लीन से पास करती है ना, स्प्लीन की कैपिलरी बहुत ही
पतली होती हैं, इतनी पतली होती हैं कि घिस घिस के एकदम बर्स्ट हो जाती हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये स्प्लीन में डिस्ट्रॉय होती हैं, ग्रेवयार्ड होता है आरबीसी का स्प्लीन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ल्यूकोसाइट। भाई ल्यूकोसाइट को हम वाइट ब्लड सेल या वाइट ब्लड कॉर्पसल भी बोलते हैं। अब तुम्हारे माइंड में आना चाहिए कि वाइट ब्लड कॉर्पसल और सेल में क्या डिफरेंस है। बेटा सेल और कॉर्पसल में एक बेसिक डिफरेंस ये होता है कि सेल भी कॉर्पसल ही है, आई मीन टू से कॉर्पसल भी सेल ही है, पर कॉर्पसल एक ऐसी सेल है जो मूव कर सकती है। ठीक, जैसे ये सब मूव कर पा रहे हैं ना ब्लड में, इसलिए इन्हें कॉर्पसल बोलते हैं। ये कलरलेस होती हैं क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होता है। ये न्यूक्लिएटेड होती हैं, याद रखना इनको न्यूक्लियस से ही तो पहचाना जाता है, इसलिए ये न्यूक्लिएटेड होती हैं। और काफ़ी कम नंबर होता है, ओनली 6000 से 8000 पर क्यूबिक mm, और जनरली काफ़ी शॉर्ट लिव्ड होती हैं, फटाफट नई बनती रहती हैं, एंड ये हमारे इम्यून सिस्टम का मेन पार्ट है। इसको हम बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ग्रैन्युलोसाइट एंड अग्रैन्युलोसाइट। देखो बेटा, अगर मैं एक सेल बना रही हूँ और उसके अंदर अगर ग्रैन्यूल्स हैं तो वो ग्रैन्युलोसाइट, और अगर मैं एक सेल बना रही हूँ जिसमें ग्रैन्यूल नहीं है तो वो अग्रैन्युलोसाइट। ग्रैन्युलोसाइट जो है फर्दर 3 टाइप के होते हैं, याद रखो। निब, तुम्हें याद कर रहे हो पेन की निब होती है, निब, वैसे याद कर लो पेन की निब, NEB। N से आता है न्यूट्रोफिल, E से आता है इयोसिनोफिल, एंड B से आता है बेसोफिल। अब इसको पहचानने का तरीका देखो बेटा, न्यूट्रोफिल जो होता है ना हमेशा 2 से 3 लोब्ड होता है। तो अगर तुम्हारे सामने डायग्राम में कुछ इस तरीके से आ जाए, पफी पफ बन जाए, तुम्हारे न्यूक्लियस की ऐसे पफ बॉल जैसे हालत हो जाए, तो अगर आपको 2 से 3 लोब्ड या इनफैक्ट 4 लोब्ड भी मिल जाए तो वो न्यूट्रोफिल है। ठीक, सेकेंड आ जाओ, मैं तुम्हें पहचानने का तरीका बताऊं कि हमारा नेक्स्ट है इयोसिनोफिल। बेटा इयोसिनोफिल का जो न्यूक्लियस होता है ना वो हमेशा आपको हेडफोन जैसा दिखता है और ग्रैन्यूल दिखेंगे, तो वो इयोसिनोफिल है। तीसरा मैंने तुम्हें क्या बताया, बेसोफिल। बेटा बेसोफिल को जानने का तरीका होगा, जैसे सेल है, सेल में आपका ये न्यूक्लियस है ना, ये जनरली इस तरीके से एस शेप्ड होगा, लाइक दिस, और भर भर के इसके अंदर ग्रैन्यूल्स भरे होंगे। ठीक, अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट आएंगे ग्रैन्युलोसाइट और दूसरे होंगे अग्रैन्युलोसाइट। तो अग्रैन्युलोसाइट में आते हैं मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। बेटा मोनोसाइट के अंदर जो आपका न्यूक्लियस है ना वो किडनी शेप्ड ऐसा बड़ा दिखेगा, एंड जो लिम्फोसाइट है उसमें आपको न्यूक्लियस ऐसा जनरली बड़ा सा दिखेगा और आपको ग्रैन्यूल्स नहीं दिखेंगे। तो आप इजीली मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक, अब मैं तुम्हें बताती हूँ इनके काम के साथ साथ तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास अगर टोटल लिम्फोसाइट को मैं कैलकुलेट कर रही हूँ, टोटल लिम्फोसाइट काउंट को देखें तो आपका कौन कौन सा कितना डिफ्रेंशिएटेड होता है उसको याद करने का तरीका होता है, नेवर लेट मंकीज़ ईट बनाना। ठीक, ऐसे याद रखना आपको। तो बेटा याद करना है, नेवर से आता है न्यूट्रोफिल जो कि अराउंड होता है 60 से 65%। ठीक, लेट से आता है आपके लिम्फोसाइट जो कि होते हैं अराउंड आपके पास 20 से 25%। तीसरा मंकी से आ जाता है मोनोसाइट जो कि अराउंड होते हैं 6 to 8%। ठीक है, उसके बाद आ रहे हैं आपका इयोसिनोफिल जो कि अराउंड आपका 2 से 3% है, एंड बेसोफिल आपका अराउंड 0.5 से 1% है। तो सबसे ज़्यादा आपके पास क्या हो गया, न्यूट्रोफिल, सबसे कम हो गया आपके पास बेसोफिल। याद रखना ये बात। चलो यहाँ तक अपन रीड कर लेते हैं। देखो ग्रैन्युलोसाइट हैं आपके कौन कौन से, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट हैं आपके अग्रैन्युलोसाइट। भाई न्यूट्रोफिल मोस्ट अबंडेंट है क्योंकि 60 से 65% है। बेसोफिल आपके 0.5 से 1% होते हैं जो कि सबसे कम होते हैं, लीस्ट होते हैं। अब इनका काम आता है, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट जो होते हैं ना वो दोनों मिलकर एक बहुत ही खतरनाक काम करते हैं, फैगोसाइटोसिस, फॉरेन सेल का। भाई जैसे इमेजिन करो, ये देखो याद रखना, न्यूट्रोफिल खूब सारा है, नंबर ज़्यादा है ना, पर साइज में छोटे होते हैं। न्यूट्रोफिल हमेशा साइज में छोटे होते हैं। मोनोसाइट 6 to 8% ही है पर बड़े बड़े होते हैं, तो साइज में बड़े होते हैं। एकदम ना पागल लोगों की तरह होते हैं, ये अत्तामाजी सटकली वाले लोग होते हैं। ये भाई तुम्हारे ब्लड में से छांट छांट के किसको ढूंढते हैं, दूसरी सेल्स को, यानी कि फॉरेन ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वगैरह को, या कोई डेड सेल वगैरह जो तुम्हें दिख जाए, तो इनको जैसे ही ऐसा कुछ दिखता है ना उठा के खा जाते हैं। सिंपल सी बात, उठाओ और मुँह में डाल लो, फैगोसाइटोसिस। भाई ये बंदा बड़ा है तो इसका मुंह बड़ा खुलता है तो ये एक बार में खूब सारी चीज़ें ले लेता है, ये छोटा है तो ये कम ले पाते हैं। इसको हम मैक्रोपुलिसमैन भी बोलते हैं क्योंकि इसका साइज़ क्या है, बड़ा, और वो साइज़ में छोटे हैं इसलिए उन्हें हम माइक्रोपुलिसमैन भी बोल देते हैं। ठीक, तो भाई इनका काम क्या हो गया, दे हैव अ फंक्शन ऑफ फैगोसाइटोसिस। इसके बाद आता है बेसोफिल। बेसोफिल बेटा 3 चीज़ें सीक्रेट करता है जनरली, इसके अलावा भी बहुत कुछ कर सकता है, जैसे हिस्टामिन। याद करो हिस्टामिन जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेरोटोनिन, हेपेरिन जो होता है ये बेसिकली एंटीकोएगुलेंट होता है। हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन आपकी ब्लड वेसल्स को
डायलेट एंड कॉन्ट्रैक्ट करा सकते हैं। तो हिस्टामिन और सेरोटोनिन का वहाँ पे इंपॉर्टेंट काम है वेजो डायलेशन एंड वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन में। अब बेटा ये इन्वॉल्व होते हैं इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में। अब तुम कहोगे इन्फ्लामेटरी रिएक्शन क्या होती है? इमेजिन करो ये तुम्हारा हाथ है, यहाँ पे तुम्हें ऐसी कोई गंदी सी पिन चुभ गई। अब पिन चुभेगी तो तुम्हारे रिएक्शन क्या होगा? देखो उस जगह पे स्वेलिंग आ जाएगी। सबसे पहले आपको इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में 4 बातें याद होनी चाहिए कि वहाँ पे क्या आ जाती है? स्वेलिंग। स्वेलिंग के साथ साथ वहाँ पर आप हाथ लगाओ ना तो पेन फील होता है, एक अजीब सी गर्माहट फील होती है ना। और चौथी चीज़ क्या होती है? और वहाँ पे लाल पड़ जाएगा। तो अगर आपको ये चारों चीज़ें दिख रही हैं तो वो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है। ऐसा क्यों करे बॉडी? भाई यार इमेजिन करो अगर हमें पता नहीं चले तो हमारी बॉडी तो इतनी मस्त हो रही है अपने काम में कि वो ध्यान ही ना दे। तो हमारी बॉडी की जिस जगह पे लगती है तो वो ध्यान खींचने के लिए आओ आओ मुझे लग गई इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स दिखाती है। तो बेजोफिला इन्वॉल्व इन देम। अब आ जाओ इन्फेक्शन प्लस आपकी एलर्जिक रिएक्शंस। इन्फेक्शन, एलर्जिक रिएक्शन या फिर पैरासिटिक रिएक्शंस जो होती है ना भाई, इनके केस में तुम्हारे बॉडी में ईओसिनोफिल बढ़ जाएगा, क्योंकि इनका काम ही होता है कि एलर्जिक रिस्पॉन्सेज या फिर आपके जितने भी पैरासिटिक इन्फेक्शन है इनमें बढ़ जाना। जैसे अगर आपके सामने एग्जाम्पल आ जाए हे फीवर, ये एलर्जिक रिस्पॉन्स है, या फिर आ जाए आपके सामने टेनियासिस, एस्केरियासिस, याद करो ये क्या है? आपकी वार्म रिएक्शन है। तो इनके केसेस में आपका ईओसिनोफिल बढ़ जाता है। क्लियर है? चलो तुम्हें ये वाला पार्ट एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, ये एलर्जिक रिएक्शन से इन्वॉल्व है। अब आ जाओ लिम्फोसाइट। बेटा लिम्फोसाइट तुम्हारी 2 टाइप की होती है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। एक कहानी सुनो। एक गांव है जिसका नाम है बोन मैरो। इस बोन मैरो के अंदर 2 बच्चे होते हैं, एक होता है बी सेल, एक होता है टी सेल। बी सेल कहता है यहीं हुआ हूँ यहीं पढ़ूंगा, यानी कि यहीं बना हूँ यहीं मैच्योर होऊंगा और आगे जाके देश का नाम रोशन करूंगा। यानी कि मैं कौन से मैकेनिज्म में पार्ट बनूंगा? डिफेंस मैकेनिज्म में। देखो बेटा सबसे ज़्यादा तंदुरुस्त और सबसे ज़्यादा मेहनती और सबसे अलग ही काम करते हैं आर्मी वाले, तो देश का नाम डिफेंस मैकेनिज्म रोशन करता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं आपके टी सेल। बड़ा नखराला लड़का है, बनेगा कहाँ पे? बोन मैरो में, पर मैच्योर होने लंदन जाएगा। कहाँ पे पढ़ाई करने जाता है ये? आपके पास एक अलग ही ग्लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं थाइमस, तो ये वहाँ पे पढ़ने जाता है हायर स्टडीज़ के लिए। तो यहाँ पर आपकी उन्हीं 2 सेल्स के बारे में बात हो रहा है। तो भाई बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट होती है ना, दोनों ही इम्यून रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्सिबल होती है और इसका मस्त डिस्क्रिप्शन आता है तुम्हारे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के अंदर। चलो नेक्स्ट आते हैं अपन प्लेटलेट पे। बेटा प्लेटलेट का दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट, जो कि बेसिकली आपका ये जो बोन मैरो है ना उसमें सेल्स होते हैं मेगा कैरियोसाइट, उनके छोटे छोटे सेल फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये क्या है? सेल फ्रेगमेंट, जिनको प्रोड्यूस कौन करता है? मेगा कैरियोसाइट, जो कि स्पेशल सेल्स होती हैं बोन मैरो में। अराउंड आपके पास 1.5 से 3.5 लाख प्लेटलेट्स पर क्यूबिक mm होती हैं। काफ़ी वेराइटी ऑफ सब्सटेंस रिलीज़ करती हैं जो कि ज़रूरी होता है क्लॉटिंग में। तुम कहोगे कौन सी वेराइटी ऑफ सब्सटेंस? होल्ड करो ना, अभी नीचे आ रहा है वो। चलिए नेक्स्ट आता है, अगर तुम्हारे प्लेटलेट रिड्यूस हो गए तो भाई क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाता है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाता है एंड पेशेंट की मौत भी हो सकती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, ब्लड ग्रुप। भाई ब्लड ग्रुप में एक तो तुम्हारे पास है एबीओ ब्लड ग्रुप, एक है तुम्हारे पास आरएच। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। देखो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के अंदर तुम्हें पता है ना, पॉलिटिक्स में तुम सबका इंटरेस्ट होगा। पॉलिटिक्स में तुम्हें पता है हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, एक हमारे पास कांग्रेस है, एक हमारे पास बीजेपी है ना। याद करो प्यारा सा फूल। तो बेटा तुम्हें पूरा एबीओ ब्लड ग्रुपिंग ऐसे याद करना है पॉलिटिकल पार्टी से। इमेजिन करो हमारे पास 4 बंदे हैं, यानी कि 4 मैं तुम्हें पार्टीज़ के बारे में समझाना चाह रही हूँ। पहली पार्टी है जिसका नाम है पार्टी नंबर ए। इस पार्टी नंबर ए को झंडा किसका लगाना पड़ेगा? ए का। भाई तुम्हारी पार्टी का झंडा ही तुम लगाओगे, तो इसमें झंडा किसका लगा रखा है? ए। पार्टी नंबर बी ने झंडा किसका लगा रखा है? बी। पार्टी नंबर ए बी और पार्टी नंबर ओ को 2 मिनट साइड में रखो। अब बेटा अगर तुम्हारी पार्टी ए है तो याद रखना है जो झंडा है, इस झंडे का मतलब है एंटीजन। और जो तुम्हारा दुश्मन है, अगर तुम्हारी पार्टी ए है तो तुम्हारा दुश्मन कौन होगा? बी। भाई अगर तुम अभी तुम्हारी सत्ता है तो तुम चाहोगे क्या कि बी वाली सत्ता बी वाले आके तुम्हारी सत्ता ले ले? तो तुम उनके अगेंस्ट रहोगे, यानी कि बॉडी क्या प्रोड्यूस करेगी? एंटीबॉडी। तो अगर ए है तो वो हमेशा किसके अगेंस्ट रहेगा? बी के। अगर बी है तो वो हमेशा अगेंस्ट रहेगा ए के। तो तुम्हारी बॉडी अगर ए है तो एंटीबॉडी बनेगी बी की, अगर तुम्हारी बॉडी का ब्लड ग्रुप है बी तो एंटीबॉडी बनेगी ए की। इतनी बात तुम्हें समझ आ गई? ठीक। अब मज़ेदार बात मेरी सुनना, गठबंधन की सरकार तुमने सुनी होगी, जब दोनों का ही फ्लॉप शो होने वाला होता है ना, पप्पू बनने वाला होता है ना, तो दोनों गठबंधन की सरकार बना लेते हैं, तू भी चला ले मैं भी चला लूँ। तो भाई इस कंडीशन में ए बी ने गठबंधन की सरकार बना ली। ए ने अपना झंडा लगा लिया, बी ने अपना झंडा लगा लिया और दोनों मस्त राज करेंगे, पैसे खाएंगे, है ना। तो भाई इमेजिन करो इस सिचुएशन में ए भी है और बी भी है,
तो जैसा भी है, मन में मन मुटाव है, पर एक दूसरे से क्या करें, लड़ तो नहीं सकते, अभी गठबंधन की सरकार है तो दोनों ही एंटीबॉडी नहीं बना सकते, तो इस कंडीशन में देयर विल बी नो एंटीबॉडी। और जो लास्ट का ओ है ना, ये आम आदमी है, ये जानता है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कुछ नहीं करने वाली, सब 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 पागल बना रहे हैं और कुछ नहीं होना जाना, सब पैसा खाएंगे चले जाएंगे। तो भाई ये मना कर देते थे, मैंने कोई झंडा नहीं लगाना, तो इसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं होता है ना। तो जब एंटीजन नहीं है, ऐसे आम लोगों के बहुत दुश्मन होते हैं, तो भाई इसके पास एंटीबॉडी ए की भी होगी और बी की भी होगी। आई होप तुम्हें मेरी बात समझ आई। देखो यही लिख रहा है, ए बी ओ ग्रुपिंग प्रेजेंस और एब्सेंस पे होती है, जो दो सरफेस एंटीजन किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, आरबीसी पे। बेटा याद रखो, एंटी वर्ड का मतलब होता है अगेंस्ट, जन का मतलब होता है जनरेट करने वाला, यानी कि कोई ऐसा केमिकल जो कि इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर सके, वो एंटीजन होता है। वो कौन से होंगे, या तो ए या बी। सिमिलरली हमारे पास प्लाज्मा में दो नेचुरल एंटीबॉडीज, एंटी वर्ड का मतलब अगेन अगेंस्ट, बॉडी का मतलब कोई बॉडी बनी, यानी कि एंटीजन के अगेंस्ट हमारी बॉडी ने जो प्रोटीन बना के रिस्पॉन्स दिया उसे एंटीबॉडी बोलते हैं। हमारे पास 4 टाइप के ब्लड ग्रुप मिलते हैं पॉपुलेशन में। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे किसी के चोट लग जाए तो किस तरीके से ब्लड दिया जाएगा, ये बहुत देख के देना पड़ता है, डॉक्टर पूरा प्रॉपर चेकिंग करता है, केयरफुली मैचिंग होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा ये जो 4 बातें मैंने तुम्हें बताई, अगर ये ढंग से मैच नहीं हो तो भाई साहब बहुत भयंकर वाला बम्बार्डिंग हो जाती है, सीवियर प्रॉब्लम हो जाती है, एक बंदा दूसरे बंदे की आरबीसी की बैंड बजा देता है और बहुत ही सीवियर इनकम्पैटिबिलिटी हो जाती है। तो ब्लड ग्रुप 4 है, ए के पास झंडा होगा ए का और एंटीबॉडी होगी बी की, बी के पास झंडा होगा बी का, एंटीबॉडी होगी ए की। इन दोनों ने बनाई गठबंधन की सरकार, तो झंडे होंगे आपके पास दोनों, पर एंटीबॉडी कुछ भी नहीं। इसने बोला आम आदमी नहीं बनाऊंगा कुछ भी, तो नो झंडा तो सारे दुश्मन। क्लियर है? अब कौन किसको ब्लड दे सकता है, उसको मैं एक एग्जांपल से तुम्हें समझाती हूँ। इमेजिन करो किसी बंदे का ब्लड ग्रुप है ए, अभी पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं हो रही, तो ये रही हमारी आरबीसी। बेटा आरबीसी के ऊपर झंडा है ए और हम ऑब्वियस सी बात है पहले से ही एंटीबॉडी बना के बैठे हैं बी की। इमेजिन करो इस बंदे को मैं ब्लड देती हूँ ए का, तो भाई ए का होगा तो झंडा ए का मैचिंग हो गई, आजा तू तो हमारी पार्टी का है, कोई दिक्कत नहीं, ए से ये ब्लड ले सकता है, ठीक। इमेजिन करो अगर मैं इसे बी का ब्लड देती हूँ तो भाई बी में झंडा बी का होगा, ठीक। तो जो ए और बी मैच नहीं कर रहा है, कहेगा अबे कौन आ गया तू यार, तू तो बी का बंदा है, हट। जैसे ये बी का झंडा डिटेक्ट होगा, एंटीबॉडी अलर्ट हो जाएंगे और ये इसकी बैंड बजा के इसको तोड़ देंगी, काट डालेंगे, मार डालेंगे, यानी कि पूरे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बजा दी इनने बैंड, तो ये कभी भी बी से ब्लड नहीं ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ ए बी से। इमेजिन करो अगर ए बी वाले का ब्लड मैं ए में डाल दूँ तो बेटा यहाँ पे दोनों झंडे हैं। अब झंडा नंबर ए को देख के तो ए खुश हो जाएगा, पर बी को देखते ही गुस्सा, अत्तामाजी सटक ली, एंटीजन जो है ये जनरेट कर देंगे इम्यून रिस्पॉन्स, तो एंटी बी इसको मार डालेगा, तो इसकी ओवरऑल ही बैंड बज गई, यानी कि ये ए बी से भी ब्लड नहीं ले सकते। एंड ओ, अब ओ का केस क्या होता है, ओ का बड़ा मज़ेदार केस है, सुनो। इमेजिन करो ये मैंने ओ का ब्लड डाला, ओ के ब्लड पे कोई झंडा ही नहीं है, पर एट द सेम टाइम एंटी ए एंड एंटी बी दोनों हैं। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि जब ओ के पास दोनों एंटीबॉडी है तो कोई सिस्टम क्यों नहीं जनरेट हुआ, कोई इम्यून रिस्पॉन्स क्यों नहीं जनरेट हुआ। देखो यहाँ पे जब ये ए देख रहा है कि इसका झंडा क्या है, तो कहता है झंडा ही नहीं है, वेरी गुड, जिसके पास झंडा नहीं है उसको तो अपन आराम से ले सकते हैं। तो बेटा झंडा देख के इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है, ये इसके अगेंस्ट कब काम करेगा, जब इसका झंडा इसका इम्यून रिस्पॉन्स देगा। यहाँ तो झंडा ही नहीं है तो इनको तो साइड में डालो, इनका कोई रोल नहीं है, कोई झंडा नहीं है तो आजा तू अपनी पार्टी में आजा। इसलिए ओ सबको ब्लड दे पाता है क्योंकि उसके पास देयर इज़ नो झंडा, इसलिए हम इसे बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर, ओ को। और ए भी होता है ना, वो यूनिवर्सल भिखारी, यूनिवर्सल रेसिपेंट है क्योंकि सबसे ब्लड ले सकता है। तो ए का अगर तुम्हें समझ आ गया, दैट सेम गोज़ फॉर बी। और ए बी के केस में बेटा झंडे कोई ना कोई तो मैच कर ही जाते हैं। एक एग्जांपल दे देती हूँ मैं तुम्हें, जैसे झंडा यहाँ पर ए और बी दोनों लग रहे हैं, ए का अगर मैंने ब्लड दिया तो ए मैच हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती, बी का अगर मैंने दिया तो बी का झंडा मैच हो जाता है। तो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट ही नहीं हो रहा ना, यहाँ पर एंटीबॉडी ही नहीं है, तो आराम से आओ, कोई भी आओ, ठीक। आ जाओ ओ बेचारा सबको दे सकता है पर ले सिर्फ ओ से ही सकता है, ये कितनी दुख की बात है। लास्ट टॉपिक पे आते हैं आर एच ग्रुप। तो आर एच वर्ड जो होता है ना, ये एंटीजन, ये बेसिकली हमें पता चला था कि रेसिस मंकी है, उससे बहुत सिमिलर है आर एच एंटीजन, तो नाम दे दिया आर एच। ये भी हमारे आरबीसी के सरफेस पे ही होता है, मतलब कहने का मतलब है अगर आप बोलते हो मेरा ब्लड ए पॉजिटिव है तो बेटा एक झंडा तो तुम्हारे पास क्या है, ए का, और एक झंडा तुम्हारे पास होगा आर एच का, तो यू आर और आर एच पॉजिटिव। एंड मज़ेदार बात, जेनेटिक्स में तुम जानोगे कि आर एच एक
एक डोमिनेटिंग फैक्टर है। दैट इज़ वाई आपकी मेजॉरिटी पॉपुलेशन में ये होता है। तो आप अपने आसपास देखो, आपको पॉजिटिव लोग ज़्यादा मिलेंगे, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव। तो नियरली 80% जनसंख्या आपकी ह्यूमंस की पॉजिटिव होती है, तो उन्हें हम आर एच पॉजिटिव बोलते हैं। जिनके पास ये एंटीजन नहीं होता वो आर एच नेगेटिव कहलाते हैं। बेटा अब मज़ेदार बात सुनना, इसके दो केसेस सुनेंगे। इमेजिन करो, जो मैंने तो अभी तुम्हें बताया था ना, ए ब्लड ग्रुप को हमें ब्लड देना था। इमेजिन करो वो बंदा है ए पॉजिटिव। अगर एक ए पॉजिटिव बंदा जो होता है ना और ए नेगेटिव बंदा, ये ध्यान से देखना पड़ेगा। जैसे ये बंदा जिसको मैं ब्लड दे रही थी ये ए नेगेटिव मान लो, तो मैंने इमेजिन करो इसको ब्लड दिया एक ए बंदे का जो कि पॉजिटिव है। तो ये याद करो इसके ऊपर ए होगा, झंडा एक ए का होगा, और एक झंडा किसका होगा, आर एच का होगा। तो इस बंदे की बॉडी में जब ब्लड डालेंगे तो ए तो मैच हो गया, तो ये खुश हो गया, चल भाई आजा। पर इसकी नज़र पड़ेगी पीछे के झंडे पे, ये कहेगा ये किसको लेकर आए हो भाई इस बार, आर एच को? मेरे पास तो आर एच नहीं है, ये तुमने धोखा कर दिया मेरे साथ। और जैसे ही ऐसा होता है, ये बंदे की बॉडी, पेशेंट की बॉडी फट से एंटीबॉडीज़ बनाने लग जाती हैं, एंटी आर एच, जो कि अगेन इसकी बैंड बजा देती है। तो बेटा एक ए नेगेटिव बंदा कभी भी पॉजिटिव वाले से नहीं ले सकता। इन शॉर्ट कंक्लूजन, कोई भी नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला बंदा पॉजिटिव से ब्लड नहीं ले सकता। तो देखो क्या लिख रहा है, आर एच नेगेटिव पर्सन इफ एक्सपोज टू आर एच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप विल फॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़, जो कि किसके लिए हैं, आर एच एंटीजन के लिए है। आर एच ग्रुप शुड ऑल्सो बी मैच बिफोर ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, तो एक स्पेशल केस आता है अब मदर बेबी का। बेटा ये स्पेशल आर एच इनकम्पैटिबिलिटी का केस क्या है भाई, अगर ब्लड को डॉक्टर मैच कर रहा है तो बढ़िया, पर नेचर ने तो अपने आप दिया है, तो तुम इसका कुछ कर नहीं सकते। तो एक केस इमेजिन करो कि एक मदर है जो कि ए नेगेटिव है, ठीक, और मदर की बेबी में जो बॉडी में जो बेबी है ना, हाँ जी, सो मदर है ए नेगेटिव और मदर की बॉडी में जो बेबी है ना वो है ए पॉजिटिव। एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, कुछ भी केस हो सकता है। अब देखो पहली बार मदर बड़ी खुश होके प्यारे से बच्चे को पाल रही है, तुम्हें पता है 9 मंथ्स पूरा गेस्टेशन पीरियड होता है। बेटा मदर और बेबी के बीच में एक क्या होता है, प्लेसेंटा, जो कि बेबी से कनेक्टेड होता है। तो मदर का ब्लड डायरेक्टली बेबी के ब्लड के कांटेक्ट में नहीं होता। तो इमेजिन करो यहाँ पे मदर का ब्लड है, काम के सामान देगा और इस साइड पहुँच जाएंगे बच्चे को। तो फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पे दोनों का कोई कांटेक्ट नहीं, तो मदर को ये पता ही नहीं चलेगा कि मेरे अंदर जो बच्चा है वो पॉजिटिव है। ठीक, अब क्या होगा, 9 मंथ्स हो जाएंगे, डिलीवरी का टाइम आएगा। तो बेटा डिलीवरी के टाइम पे ये जो बच्चा है इसकी डिलीवरी हो रही होगी, तो एट दैट टाइम देयर आर फुल % चांसेस कि बच्चे का ब्लड मम्मा के ब्लड के कांटेक्ट में आए, कहीं ना कहीं कांटेक्ट में आने के चांसेस होते हैं। तो अगर ये ब्लड कांटेक्ट में आ जाता है तो मदर की बॉडी हाइपर एक्टिव हो जाएगी। ओहो, मुझे पता ही नहीं था, 9 महीने जिस बच्चे को मैंने पाला वो बच्चा आर एच पॉजिटिव था, वेरी बैड, बहुत ही बेकार आदमी है तू तो। और इमीडिएटली मदर की बॉडी क्या बनाना शुरू कर देगी, एंटीबॉडीज़। तो अब मदर की बॉडी में किसके अगेंस्ट एंटीबॉडी आ चुकी हैं, आर एच एंटीजन के। अब इमेजिन करो सेकेंड टाइम भी मदर प्रेग्नेंट होती है, इस बार मदर फुल फ्लेज खूंखार फॉर्म में कि अब नहीं आने दूंगी किसी भी ए पॉजिटिव बंदे को। तो सेकेंड प्रेगनेंसी में भी अगर बच्चा ए पॉजिटिव, यानी कि कोई भी बच्चा का ब्लड ग्रुप हो पर पॉजिटिव हो, एग्जाम्पल मैंने ले लिया ए पॉजिटिव, तो इस कंडीशन में अब ध्यान से सुनो, अगेन प्लेसेंटा बनेगी। बेटा प्लेसेंटा से बच्चा कनेक्टेड होगा। अब मज़ेदार बात ये सुनो कि ये जो एंटीजन जो थे वो आर एच एंटीजन एंटीबॉडी बनवा के चले गए थे। ये एंटीबॉडी मदर की बॉडी में है एंड दीज एंटीबॉडी कैन पास थ्रू प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा से पास करके बच्चे की बॉडी में जा सकते हैं और बच्चे की बॉडी की बैंड बजा सकते हैं, और इतनी गंदी बैंड बजा सकते हैं कि ये बच्चे की डेथ भी हो सकती है, सीवियर जॉइंडिस भी हो सकता है, सीवियर एनीमिया भी हो सकता है। इस कंडीशन को, क्योंकि बच्चे की बैंड बज रही है, तो बेटा ऑब्वियसली बात है बच्चे की आरबीसी की बैंड बजाई जाएगी। तो आरबीसी के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे इरिथ्रो, उसकी बैंड बजाई जा रही है ब्लास्टोसिस, किसकी, फीटस की, फिटालिस। तो नाम आया इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। चलो ये आओ पढ़ते हैं एक बार। आर एच नेगेटिव ब्लड ऑफ अ प्रेग्नेंट मदर विद आर एच पॉजिटिव ब्लड ऑफ फीटस, ये एक खतरनाक केस है। आर एच एंटीजन ऑफ फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज टू द आर एच नेगेटिव मदर इन फर्स्ट प्रेगनेंसी। दोनों ब्लड वेल सेपरेटेड रहते हैं प्लेसेंटा से। जब डिलीवरी हो जाती है फर्स्ट चाइल्ड की तो पॉसिबिलिटी होती है कि मेटर्नल ब्लड, मम्मी का ब्लड, स्मॉल अमाउंट में कॉन्टैक्ट में आए आर एच पॉजिटिव ब्लड का, फीटस का। ठीक,
मदर जो है वो क्या बनाना शुरू कर देगी, एंटीबॉडीज़ किसके अगेंस्ट, RH एंटीजन के अगेंस्ट। अगर वो दोबारा प्रेग्नेंट होती हैं एंड अगर फिर से ये RH एंटीबॉडीज़ तो बॉडी में, और ये अगर बच्चा फिर से पॉजिटिव है तो इसकी बॉडी में लीक होके जा सकती हैं, इसके RBC की बैंड बजा सकती हैं, जिस कुड भी फेटल, जानलेवा हो सकता है। फीटस में सीवियर एनीमिया, जॉइंटिस हो सकता है। कंडीशन को बोलेंगे इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। पर इसका सुझाव, एक सिंपल सा काम क्या करा जा सकता है, इमीडिएटली शुरुआत में ही क्या करो, जैसे ही डॉक्टर को तो पता होता है ना कि भाई बच्चा जो है वो पॉजिटिव हुआ है और मदर नेगेटिव है, तो इमीडिएटली जस्ट आफ्टर डिलीवरी, याद करो जब बच्चे का थोड़ा सा ब्लड मम्मी की बॉडी में गया है तो इसमें RH एंटीजन है ना। मदर जब एंटीबॉडी बनाना शुरू करे उससे पहले ही एक्सटर्नली एक इंजेक्शन लगा दो। इस इंजेक्शन में RH एंटीबॉडीज़ डाल दो। बेटा ये एंटीबॉडीज़ जाके इसको घेरे में ले लेंगी और घेरे में लेके इसको ख़त्म कर देंगी। तो ये ख़त्म हो गया। अब तुम कहोगे ये एंटीबॉडीज़ तो तुमने डाल दी, क्योंकि ये बॉडी ने नहीं बनाई ना, एक्सटर्नली डाली है, तो दे आर शॉर्ट लिव्ड, ये ख़त्म हो जाएंगी। तो मदर का इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो और वो एंटीबॉडी बनाए, उससे पहले ही डॉक्टर ने एंटीबॉडी देके काम ख़त्म कर दिया। दोनों एंटीजन एंटीबॉडी ख़त्म, अब मदर की बॉडी सेफ़ है। सो इन दिस केस अगर वो सेकेंड टाइम भी प्रेग्नेंट होती है एंड बॉडी में पॉजिटिव बच्चा ही होता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एंटीबॉडी एडमिनिस्टर की जाती है मदर को इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी, जिसको हम बोलते हैं रोगम, ठीक है। एंड ये फर्स्ट चाइल्ड के बाद दे दी जाती है ताकि सेकेंड चाइल्ड या आने वाले चाइल्ड को कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट टॉपिक है कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड किस तरीके से क्लॉट होता है, देखो क्या लिख रहा है, मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। देखो कोगुलेशन इसलिए किया जाता है ताकि अगर कभी कट जाए, लग जाए तो ज़्यादा ब्लड लॉस बॉडी से ना हो, इसके लिए ये मैकेनिज्म डेवलप हुई है। आप याद करो उस जगह पे एक डार्क रेडिश ब्राउन स्कम, पूरा एक कच्चा सा बन जाता है जहाँ पे आपके लगती है, उसको हम बोलते हैं क्लॉट या कोगुलम। ये बेसिकली नेटवर्क होता है थ्रेड्स का जिन्हें हम बोलते हैं फाइब्रिन, जिसके अंदर सारे के सारे डेड एंड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी कि ब्लड सेल्स जो थे वो सारे के सारे ट्रैप हो जाते हैं और इस तरीके से एक पूरा का पूरा नेटवर्क बन के क्लॉट बन जाता है, ठीक है बेटा। एक्चुअली में एक पूरा मैकेनिज्म होता है जो कि ये कन्वर्जन कराता है। पहले मैं मैकेनिज्म समझाती हूँ तुम्हें। देखो क्या होता है, जब आपके चोट लग जाती है ना तो उस साइड पे जो प्लेटलेट्स होती हैं दे स्टार्ट रिलीजिंग थ्रोम्बोकाइनेज, जो इसको हम प्रोथ्रोम्बिनेज भी बोलते हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम वहाँ पे डेड जो डैमेज टिश्यू है दे ऑल्सो स्टार्ट रिलीजिंग समथिंग जिसे हम बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब तुम कैसे याद रखोगे, देखो टिश्यू जो होती है ना वो प्लास्टिन, यानी कि ऐसे इमेजिन करो टिश्यू प्लास्टिक लगा के रोकने की कोशिश करती हैं ब्लड को। प्लेटलेट जो है थ्रोम्बोकाइनेज, तुम ऐसे याद करो टिन से, प्लेटलेट थ्रोम्बोकाइनेज, थ्रोम्बो से शुरू हो रहा है ना, तो प्लेटलेट टिन लगा के रोकने की कोशिश करी। लेटर ऑन डैमेज टिश्यू को रियलाइज होता है या प्लास्टिक से बेटर टिन है, तो सारा जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है वो कन्वर्ट हो जाता है थ्रोम्बोकाइनेज या प्रोथ्रोम्बिनेज में। क्लियर है। अब ये प्रोथ्रोम्बिनेज जो है ना, ये इनएक्टिव ब्लड के अंदर प्रोथ्रोम्बिन पड़ा हुआ है, उसको कन्वर्ट करके एक्टिव फॉर्म में बना देती है थ्रोम्बिन, विच इन टर्न आगे जाके जो इनएक्टिव फाइब्रिनोजिन जो कि अगेन प्लाज्मा में ही था उसको कन्वर्ट कर देती है एक्टिव फॉर्म फाइब्रिन में। फाइब्रिन का मतलब ही होता है धागे। धागे के अंदर जितना भी मरे हुए ब्लड सेल्स हैं सबको पकड़ के एक गुच्छा बन जाता है एंड दैट फॉर्म्स योर क्लॉट। क्लियर है बेटा। याद रखना ये सारा मैकेनिज्म, ये जो प्लेटलेट वाला ये पूरी मैकेनिज्म है, इन सब को प्रॉपर होने के लिए यू रिक्वायर कैल्शियम। एंड ये जो प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजिन है ना, ये आपका लिवर बनाता है, याद रख लेना। और ऐसा करने के लिए इसको विटामिन के की ज़रूरत है। क्लियर। चलिए आओ अब पढ़ते हैं। फाइब्रिन आर फॉर्म्ड बाय कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजिन जो कि प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन। समझ आया जो स्टेप मैंने यहाँ पे बताया था। थ्रोम्बिन जो है इज फॉर्म्ड फ्रॉम अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस जिसका नाम क्या था, प्रोथ्रोम्बिन, जिसके कारण ये सब काम हुआ है। ऐसा करने के लिए हमें एक एंजाइम चाहिए था थ्रोम्बोकाइनेज जो कि ये पूरी रिएक्शन को करवा पाया। ऐसा पूरा का पूरा एक लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शन है जिसमें एक के बाद जैसे इमेजिन करो मैंने तुम्हें चांटा मारा, तुमने अपने बगल वाले को चाटा मारा, बगल वाले ने उसको चाटा मारा, तो एक लिंक बन गया ना। तो ये पूरा का पूरा जो कैस्केड प्रोसेस है, ये एंजाइमेटिक रिएक्शंस एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं जिसमें काफ़ी सारे फैक्टर प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है, उसको हम एक्टिवेट करते हैं। एन इंजरी और ट्रॉमा स्टिमुलेट द प्लेटलेट इन द ब्लड टू रिलीज सर्टेन फैक्टर। कौन से सर्टेन फैक्टर की बात हो रही है यहाँ पे, मैंने तुम्हें बताया थ्रोम्बोकाइनेज या प्रोथ्रोम्बिनेज, जो कि एक्टिवेट करती है मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन। सर्टेन फैक्टर्स आर रिलीज्ड बाय टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजरी। कौन से सर्टेन फैक्टर्स की बात हो रही है यहाँ पे बात हो रही है थ्रोम्बोप्लास्टिन की। क्लियर है बच्चों। कैल्शियम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग, मैंने बता दिया। प्लस याद रखना विटामिन के भी बड़ा ज़रूरी है ताकि आपका लिवर प्रॉपर अमाउंट में प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रिनोजिन बना सके। चलिए इसके साथ अपन लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, लिम्फ। बहुत ही आसान सा टॉपिक है। देखो बेटा
लिम्फ जो है ना, आपकी जो आर्टरी होती है, आर्टरी हमेशा डिवाइड करती हैं कैपिलरी में, और कैपिलरी हमेशा वापस से बैक जाती हैं वेन में। तो इस तरीके का हमारा डिवीजन होता है, तुम सबको पता है। ये हमारी इमेजिन करो बॉडी की सेल्स हैं। बेटा तुम्हें याद आ रहा है कैपिलरी के अंदर जो लाइनिंग होती है वो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की होती है, जिसको हम एंडोथेलियम बोलते हैं, जो कि काफ़ी पतली है, आसानी से चीज़ें आर पार जा सकती हैं। तो आप याद करो, यहाँ दिल जो है आपका, वो ब्लड का प्रेशर जो है वो पंप करके ब्लड को डाल रहा है आर्टरी में। तो यहाँ पे ब्लड का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ब्लड यहाँ से निकल के आता है। पर कौन निकल पाएगा वो डिपेंड करता है साइज़ के अकॉर्डिंग। तो 3 बंदे हैं, एक का नाम है आरबीसी, बड़ा मोटा है, ये नहीं जा पाएगा। एक बंदा है प्लेटलेट, नहीं जा पाएगा, बड़ा मोटा है। एक बंदा है जिसका नाम है प्रोटीन्स, याद करो, ये भी बड़े मोटे, ये भी नहीं जा पाएंगे। और एक जो बंदा है ना, वो है WBC। भाई WBC क्या है तो मोटा, पर वो फंस के निकल के यहाँ पे पहुँच जाता है, तो WBC कैन गो। तो 4 आपकी ब्लड सेल्स पास नहीं हो पाती। इसके अलावा जितने भी वाटर सोल्यूबल छोटे छोटे सामान है ना, सारे yippee करके इधर आ जाते हैं। तो बेटा सेल के बाहर की जो स्पेस होती है ना, इस स्पेस को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस या फिर इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। इस स्पेस में ये ब्लड का सामान जब आ जाता है ना, तो दिस इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड, तीनों नाम आप इनके बोल सकते हो। क्लियर है। अब जैसे ही ये सामान आ गया, सेल्स हो जाती हैं खुश। क्यों भाई, सेल को मिल गया सामान, तो सेल अपना सारा काम का सामान ले लेती हैं। एट द सेम टाइम यहीं के यहीं सारा कचरा थूक देती हैं। सेल बड़ी मतलबी हैं, अब इनको कोई मतलब नहीं है, जा भाई मैंने मेरा काम का सामान ले लिया। तो बेटा अब ये सारा एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड जो है, ऑब्वियसली बात है, जो टिश्यू फ्लूइड है, मेजॉरिटी आपका ब्लड का ही पार्ट था ना, तो इट विल ट्राई टू एंटर बैक इन योर वेन। पर क्योंकि यहाँ पे कोई धक्का नहीं है, प्रेशर जनरेट करने वाला कोई नहीं है, तो ये धक्का खा के ऊपर नहीं जा पाते, तो मेजॉरिटी यहीं के यहीं रह जाता है। ऐसे इमेजिन करो जैसे जो यंग लोग होंगे ना, वो तो चढ़ जाएंगे, पर जो बूढ़े लोग होंगे ना, वो कहेंगे अरे बेटा हम बड़े बूढ़े हो चुके हैं, हम नहीं जा पा रहे, तो यहीं के यहीं आके अटक गए। अगर ये यहीं के यहीं आके अटक गए, तो ब्लड कह रहा है यार ये तो मजाक हो गया, मैंने तो सामान देने के लिए अपना सामान भेजा था, ये तो वहीं जाके फंस गया। तो कहता है यार कुछ तो करना पड़ेगा। तो ब्लड यहाँ पे आपका लेकर आता है एक दूसरे सिस्टम को लाइन में, जिसका नाम होता है लिम्फेटिक सिस्टम, जिसकी लिम्फेटिक कैपिलरी इस तरीके से पूरा आसपास घेरा बना लेती हैं। और ये जितना भी फ्लूइड नाटक कर रहा था ना, हम तो बूढ़े हैं, हम नहीं जा सकते, सबको इकट्ठा कर लेता है खुद के अंदर। और इस टाइम पे ध्यान से सुनो, जब यहाँ थे तो ब्लड थे, और जब नीचे आए तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड बन गए, और जब इसमें एंटर करे तो बेटा अब तुम इसे क्या बोलोगे, लिम्फ। क्लियर है इतनी बात। अब ये लिम्फेटिक कैपिलरी जो है ना, इमेजिन करो ये तुम्हारी बॉडी है, बॉडी में सारी लिम्फेटिक कैपिलरीज जो होती है ना, वो ऐसे जुड़ के लिम्फेटिक वेसल बना लेती हैं, लाइक दिस। ये लिम्फेटिक कैपिलरी है, सब ने जुड़ के क्या बना लिया, लिम्फेटिक वेसल। इन लिम्फेटिक वेसल में टाइम टाइम पे आपके पास होते हैं चेक पॉइंट्स। इन चेक पॉइंट्स को हम बोलते हैं लिम्फ नोड। तो एक बार पिक्चर को होल्ड करके पहले इतना रीड कर लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है, blood passes through the capillary in tissue, ठीक है। some water along with many small water soluble substances move out in the spaces, ठीक है भाई। सारी स्पेसेस सेल के आसपास की स्पेसेस हैं। लार्जर प्रोटीन जो है उनको वहीं छोड़ देते हैं। ज़्यादातर फॉर्म्ड एलिमेंट मोटे मोटे लोग हैं, वहीं छूट जाते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर। ये जो फ्लूइड आया है, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड कहलाता है, क्योंकि ये इंटरस्टिशियल या एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर आया। इसमें से सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज प्लाज्मा। भाई तुम याद करो ना, सारी ब्लड सेल्स तुम छोड़कर आ गए, और मेनली जो वाटर सोल्यूबल सामान था वो प्लाज्मा में ही तो था। ये सारा का सारा आ जाएगा आपका किसके साथ, ये सारा का सारा आ जाएगा इस साइड एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में। अब क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट या गैसेस होगा किसके बीच में, ब्लड एंड सेल्स के। तो जो तुम लाइन मारते हो ना कि सेल्स जो हैं वो ब्लड से एक्सचेंज करती हैं, तो वो कुछ इस तरीके से एक्सचेंज होता है कि ब्लड इधर डालता है टिश्यू फ्लूइड में, टिश्यू फ्लूइड से एक्सचेंज होता है डायरेक्टली, और कचरा इधर डाल दिया जाता है। क्लियर। अब नेक्स्ट सुनो, लिम्फेटिक सिस्टम कलेक्ट्स दिस फ्लूइड एंड ड्रेन्स इट बैक टू द मेजर वेन। ध्यान से सुनना बच्चों, क्या होता है, ये जो मैंने अभी तुम्हें लिम्फेटिक कैपिलरी बना के दिखाई ना, ये आगे जाके क्या बन जाएंगी, लिम्फेटिक वेसल। और लिम्फेटिक वेसल आपकी बॉडी में एक बार फिर से वेन में आकर सारा का सारा कचरा डाल देंगी। कैसे, देखो ये तुम्हें दिख रहा है, सारी की सारी लिम्फेटिक वेसल्स मैंने बनाई, तो ऐसे ये लिम्फेटिक वेसल यहाँ से जुड़ गई। सिमिलरली इस बंदे के हाथ भी होंगे, तो इमेजिन करो ये मैंने हाथ बना दिए इस बंदे के, है ना। हाथ से भी सारी की सारी लिम्फेटिक कैपिलरी जुड़ा के क्या बनाएगी, लिम्फेटिक वेसल। इस हाथ से भी जोड़ के बना दो लिम्फेटिक वेसल। सिमिलरली बॉडी ऊपर से मुँह से भी लिम्फेटिक वेसल्स जो हैं आ रही होंगी। यहाँ का ये जुड़ गया इस साइड, और इधर का साइड का पूरा इस साइड जुड़ गया। तो ये कुछ इस तरीके से जुड़ जाते हैं। आपकी पूरी बॉडी के दोनों पाँव का और इस हाथ का और ऊपर के मुंह का हिस्सा यहाँ पर आके जुड़ जाता है, एंड ये साइड यहाँ पे जुड़ जाता है। ये दोनों के दोनों यहाँ जुड़ गए। अब तुम्हें पता है यहाँ पे तुम्हारा हार्ट है, और हार्ट में यहाँ पर एंटर कर रही होगी आपकी वेन।
तो बेटा अल्टीमेटली ये सारा जाकर खुल जाता है आपकी वेन के अंदर। तो एक बार फिर से ब्लड को ब्लड का पार्ट मिल जाता है, लिम्फ सारा का सारा ड्रेन बैक हो जाता है ब्लड में। यहाँ तक की लाइन तुम्हें अच्छे से क्लियर है। अब नेक्स्ट बात देखो, लिम्फ जो होते हैं वो कलरलेस फ्लूइड होते हैं। कलरलेस क्यों होते हैं? क्योंकि भाई आरबीसी वगैरह कुछ भी नहीं है ना, तो दे आर कलरलेस। इनके अंदर स्पेशलाइज लिम्फोसाइट होती है, मैंने तुम्हें बताया था ना, WBC कैन पास, इसे हम क्या बोलते हैं, डायपेडिसिस। WBC अपना करके फसफुसा के निकल जाते हैं, क्योंकि भाई इनको इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करना होता है। अब कैसे, ध्यान से सुनो बेटा, ये जो लिम्फेटिक वेसल्स है ना, इन पे टाइम टाइम पे जगह जगह पे होते हैं लिम्फ नोड। लिम्फ नोड कुछ इस तरीके के चेक पॉइंट होते हैं। इमेजिन करो यहाँ से लिम्फ एंटर कर रहा है, ठीक है, और यहाँ से लिम्फ निकलेगा। तो इन चेक पॉइंट में पुलिस वाले बैठे होते हैं। ये पुलिस वाले कौन है? आपके यही लिम्फोसाइट्स, WBC लिम्फोसाइट्स, ठीक। ये आपकी एंट्री करा रहे हैं, तुम लिम्फ हो, तुम्हारी एंट्री हो रही है। तो तुम्हारे पास जितना भी अच्छा अच्छा सामान है ना, सारा का सारा, ठीक है, वो चला जाएगा। मतलब किसी सामान से मतलब नहीं है, ये सिर्फ ये ढूंढते हैं कि क्या तुम्हारे ब्लड में, ब्लड का जो पार्ट था लिम्फ, उसमें कहीं डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब वगैरह तो नहीं। तो इमेजिन करो कोई ग्लूकोज है, येस यू कैन पास, वाटर येस यू कैन पास, गैस येस यू कैन पास, सब पास कर जाओ। पर अगर इमेजिन करो नेक्स्ट बंदा जो एंटर हुआ वो है आपका बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया को ये बंदा कतई नहीं झेलेगा। ये कहेगा बेटा रुक जा, तेरे को तो मैं खाऊंगा, तेरे को मैं मार डालूंगा। तो अब जो यहाँ से पास होगा इसमें कोई बैक्टीरिया या डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब नहीं होगा। तो इसने एक काम किया है फिल्ट्रेशन का। दैट इज़ वाई ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ इस तरीके से इमेजिन करो कि ब्लड का पार्ट लिम्फ बना और उस लिम्फ की चेकिंग हुई, और उसमें अब जो वापस से ब्लड में एंटर करेगा ना, देयर विल बी नो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब, क्योंकि उनकी बैंड बज गई, चेकिंग हो गई। तो ये एकदम एक इमेजिन करो पुलिस चौकी आई है बीच में, जो कि चेकिंग कर करके वापस से पास करवा रही है आपके लिम्फ को, जो कि दोबारा जाके जुड़ जाएगा ब्लड में। तो याद कर लो, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लिम्फ जो होता है, इट ऑल्सो कैरीज इंपॉर्टेंट, इट इज़ ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कैरियर ऑफ न्यूट्रिएंट एंड हार्मोन। ये तो अपन को पता ही है यार, है ना। लास्ट बात जो तुम्हें याद रखनी है वो ये है कि जो तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर होते हैं विलाए। बेटा विलाए जो होता है, अगर मैं एक जूम करूँ तो याद करो उसके बीच में होती है लैक्टिल, विच इज़ बेसिकली या लिम्फेटिक कैपिलरी, एंड ये हेल्प करती है फैट के एब्जॉर्प्शन। भाई ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सबको सब ले लिया जाता है, ब्लड कैपिलरी सब ले लेती हैं। फैट के साथ बड़ी जागती होती है, बेचारे के डाइजेशन में भी नाटक हुए थे, अब एब्जॉर्प्शन में भी नाटक हो रहे। तो लिम्फेटिक कैपिलरी कह रही है फिक्र नॉट ब्रो, मैं तुम्हें ले लूँगी। तो फैट को एब्जॉर्ब करने के लिए लैक्टिल रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि आपके इंटेस्टाइनल विलाय में प्रेजेंट होता है। तो आई होप आपको लिम्फ भी क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक में अपन सर्कुलेटरी पाथवे के आगे का पॉइंट पढ़ेंगे। तो आई होप आज तक का पॉइंट तुम्हें अच्छे से समझ आया।